ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब अपन नए चैप्टर में बढ़ने से पहले पिछले चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चन है हेनरीज लॉ का, मतलब एक दो क्वेश्चन जो डिस्कस करने लायक है मैं देख लेता हूं। उसके अलावा एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था एंट्रोपी का, वो दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और एक लीवर रूल अपन और देख लेंगे। एडिशनल है वैसे वो, जो कि मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया उस वजह से मैं बता रहा हूं, हालांकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अपन कम समय में उसको कवर कर लेंगे। ये अपन ने देख लिए थे। जैसे एक ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास में कि वाटर के एक सैंपल के कांटेक्ट में एयर है, एयर के अंदर 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है। गैसेस के केस में बाय वॉल्यूम का मतलब बाय मोल रहता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी का 80% नाइट्रोजन की मोल से और 20% ऑक्सीजन की मोल से, तो उस टोटल प्रेशर का शेयर भी इसी हिसाब से आएगा। ये आपको मोल फ्रैक्शन से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पता हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर गिव्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ठीक है। तो अपन उसी बेसिस पे अगर देखें यहाँ पे, इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, लिक्विड के अंदर नहीं बात कर रहे हैं, एयर में, इज 0.8। जो परसेंटेज दिए वो फ्रैक्शन में 0.8 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर इक्वल टू 0.2। तो यहां से प्रेशर भी सीधे सीधे मिल जाएंगे। प्रेशर ऑफ N2 1 atm टोटल प्रेशर था उसका 0.8 टाइम्स, यानी 0.8 atm। दिस इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.2 atm। दिस इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो सवाल के अंदर जो थॉट था बस ये था कि ये पार्शियल प्रेशर्स अलग अलग अपने को निकालने पड़ेंगे और ये यूज करने पड़ेंगे हेनरीज लॉ की इक्वेशन में। KH की वैल्यूज दोनों के लिए दे रखे हैं, अब अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं N2 के लिए लिखूं और N2 pressure of N2 equal to KH of N2 into mole fraction of N2 in the solution, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ N2 की वैल्यू डाल देंगे 0.8 atm, 0.8। K of N2, KH of N2 4 into 10 to the power 5। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा, जो कितना आ रहा है 0.2, 2 इंटू 10 की पावर -6। इधर 0.2 आ गया, इसको उधर लेके चले गए, तो x ऑफ N2 इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो मैंने एक का बता दिया, ऐसा अपन दूसरे का भी निकाल सकते हैं सेम, और ओवरऑल के अंदर सिंपली जोड़ देंगे। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ये होगा मोल्स ऑफ N2 अपॉन N टोटल, बट N टोटल में प्रैक्टिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मोल्स नेग्लिजिबल होने वाले हैं। तो मोल्स ऑफ N2 इन द सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ H2O, ये होने वाला है। NB/N इसको हम बोल देते हैं, और NB/Na टाइप का लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसको अपन लोग मम्मा बाय 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये आगे हमारे पास में 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज mama by 1000. This is molality of N2, ये मोलालिटी विद रेस्पेक्ट टू N2। पार्शियल प्रेशर सीधा सीधा ही कर दिया, 1 atm का 80% नाइट्रोजन का हो जाएगा, बाकी 20% ऑक्सीजन का हो जाएगा। गैसेस के केस में जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होते हैं वो परसेंटेज बाय मोल होते हैं। तो 80% मोल नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.88, डाल्टन्स लॉ लगा दिया, 0.8 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 1 atm, दैट इज 0.8 atm। ऐसा ऑक्सीजन का भी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन हो गया जो अपने लास्ट टाइम पे देखा था, क्वेश्चन दे दिया था होमवर्क के तौर पे, उसका सॉल्यूशन मैंने एक पार्ट का बता दिया है। सिमिलरली आप लोग ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को जोड़ देंगे जब रिजल्ट्स को तो ओवरऑल मोल फ्रैक्शन और ओवरऑल मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक, इतने पोर्शन को देख लेते हैं। ये चीज वापस यार इतनी छोटी छोटी चीजों में क्यों अटक रहे हो? मोल फ्रैक्शन जब इतना छोटा आया है यानी कि सॉल्यूट के मोल्स के सामने सॉल्वेंट के मोल्स एक्सट्रीमली लार्ज है। टोटल मोल्स में एक्चुअल में आएंगे नाइट्रोजन के मोल्स इन द सॉल्यूशन, ऑक्सीजन के मोल्स इन द सॉल्यूशन प्लस H2O के मोल्स, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन बहुत कम आने वाले, बहुत छोटी वैल्यूज है। तो टोटल मोल्स कैन बी टेकन एज द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, ऐसे बन गया करते हैं। ठीक, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन से अपन ने यहां से डायरेक्टली ले लिए, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाल लिए हैं, और टोटल मोल्स वाला केस अपन को पहली बार नहीं करे, अपन ने बहुत बार पहले भी किया कि जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा होता है तो आपको याद होगा यहाँ पे अपन Na प्लस NB को Na लिख लिया करते थे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, Na प्लस NB को Na लिखा हुआ है। थोड़े से दिन का गैप होता, पीछे चीजें भूलते आ रहे, ये तो पहले किया है अपन ने कितनी बार। ठीक है, इस पे ज्यादा समय भी नहीं लगाएंगे, अलग से पूछने के लिए फिर पूछ सकते हैं, इनको पूछना। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, फिर अपना एक एंट्रोपी का पार्ट था, ये वाला अपन ने कर लिया था, एक पार्ट कर लिया था, शायद एक होमवर्क दिया होगा, आंसर दिए थे इनके। अच्छा, इस वाले पार्ट के नहीं है। ये वाला केस, ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया था? ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया था? एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को टाइम बता दिए क्योंकि बच्चों को टाइम शायद कंफर्म नहीं कि 7:40 तक रहेगी। अच्छा, क्लास का ड्यूरेशन वही आपका 1 घंटे 20 मिनट का होता है, 6:20 से चालू हुई 7:40 तक होगी। ठीक है, 7:40 तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने बच्चों ने कर लिया हो वो साथ साथ में अपना आंसर कंफर्म कर लेंगे, बाकी लोग सिंपली सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि हमारे पास एक आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी का, दोनों के 5-5 मोल इस मिक्सचर के अंदर ये सॉल्यूशन में है, उसमें बी के 10 मोल और डाल दिए गए, तो ये 10 मोल बी के डालने पर एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? ठीक है, 10 मोल मिक्स करने पे एंट्रोपी में कितना बदलाव आएगा, और कुछ डेटा जो हमें जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो ये है कि हम एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन होने का फायदा उठाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने पास में एक कंटेनर में मान लो ये बी रखा हुआ है और ये इधर ए रखा हुआ है, दिस इज बी, दिस इज ए। 5-5 मोल इधर पहले से था, 10 और मिलाएंगे तो यानी टोटल मोल हमारे पास में बी का कितना है सिस्टम में जो यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं 15 मोल है। ठीक है, और ए का हमारे पास 5 मोल है। इन दोनों से कुछ क्वांटिटीज लेकर के हमने 5 moles each of A and B अगर ले लेते हैं तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन बनता है A प्लस बी का। ये सॉल्यूशन ओरिजिनल दिया हुआ है और इसके अंदर हमने प्लस 10 मोल बी और ऐड कर दिया, तो ये भी अपना A प्लस बी का सॉल्यूशन है जिसके अंदर A कितना है, वही 5 मोल, और B अब कितना हो चुका है, 15 मोल। तो क्वेश्चन जो स्टार्ट किया गया वो तो यहां से दिया गया है कि 5-5 मोल A और B के हैं और उसके अंदर 10 मोल B का मिलाते तो इसका एंट्रोपी चेंज निकालना है। इस एंट्रोपी को मैं डेल्टा S2 बुला लेता हूं, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, और ये हमने एक एडिशनल स्टेप अपनी तरफ से किया। एक और तरीका हो सकता था, मैंने पूरी क्वांटिटी को एज इट इज जो दी हुई है सारी ले लेता एक ही बार में और सीधा यहां पहुंच जाता। तो अल्टीमेटली मिक्स तो करनी, 2 टुकड़ों मिक्स किए, पहले 5-5 मोल मिक्स किए, फिर बचा 10 मिक्स किया, एक ही बार में इकट्ठा 5 और 15 मिक्स करके यहां पहुंच जाए। तो इस रास्ते का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बुला लेते हैं।
इस वाले का एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 बुला लेते हैं। तो आपसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है। अगर हम ये दोनों निकाल लें तो एंट्रोपी बीइंग स्टेट फंक्शन, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के दो रास्ते, दो स्टेप पे पहुंचे, एक सिंगल स्टेप पे पहुंचे, तो हम बोल सकते हैं एज एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी दोनों पाथ से सेम आएगा। तो जो डेल्टा S2 निकालना है दैट विल बी डेल्टा S माइनस डेल्टा S1। ये दोनों आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था अपन ने वो डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम का अपना एक क्वेश्चन जिसके अंदर अप्रोच ये कुछ बच्चों ने डायरेक्टली शायद ये वाला फॉर्मूला कुछ लगा दिया ये वाले का डायरेक्ट, तो ये एंट्रोपी चेंज डेल्टा S निकल के आंसर गलत हो जाएगा आपका। सही आंसर डेल्टा S में से ये वाला डेल्टा S1 घटाना पड़ेगा, उससे आएगा। ठीक, बाकी फिर फॉर्मूला डायरेक्टली जो आपको बताएंगे तो लगा देंगे। 5 मोल और 15 मोल से जो मोल फ्रैक्शन आ रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन 5/20, बी का 15/20, उसको डेटा में डालें, टोटल मोल्स 20 ले लेना। यहाँ वाले डेल्टा S1 के लिए दोनों के 5-5 मोल है, तो टोटल मोल्स 10, मोल फ्रैक्शन 1/2 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। चलिए इसको करते हैं एक बार क्लोज। तो अब अपन लोग, हाँ डायरेक्ट करने से नहीं आए, डायरेक्ट करना तो अप्रोच ही गलत है। तो मैं आपको पिछली क्लास के रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड एक ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इसकी शक्ल देख लो, इसमें कुछ चीजें बताऊंगा। लीवर रूल है, एक एडिशनल पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, तो अपन इसको थोड़ा सा देख रहे हैं। लीवर रूल के अंदर क्या था, सब बच्चे टाइप करने बजाय इधर ध्यान देंगे ना। लीवर रूल के अंदर हमारे पास में आपको ये डायग्राम याद होगा कि प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन आती थी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ टोटल प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स ए। नीचे वाला नॉन लीनियर पार्ट प्रेशर का वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू वाई ए, छोटा वाई जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैंने एक ओवरऑल मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स ए की लाइन ड्रॉ की, ये वाला सॉल्यूशन ले रखा है, और यहाँ पे हमने कोई प्रेशर की वैल्यू ले रखी है जो कि यहाँ से लाइन BC के साथ ओवरलैप हो रही है, ये वाली प्रेशर की लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो इतना टुकड़ा है जो दो ग्राफ के बीच में इंटरसेप्ट होकर के आया है, इस पोर्शन को बोलते हैं टाई लाइन। तो यहाँ पे जो BC हो गया वो टाई लाइन है। ठीक है, टाई लाइन बोलते हैं। टाई लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हमारे को मोल फ्रैक्शन देते हैं लिक्विड के और वेपर के। तो जो ये वाला एंड है B, ये क्या देता है XA, स्मॉल x यानी लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन। C क्या देता है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन। तो टाई लाइन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमें मोल फ्रैक्शन देते हैं लिक्विड फेज के और वेपर फेज की। इधर वाला एंड जो स्ट्रेट लाइन पे हिट हो रहा है वो लिक्विड फेज का, और ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन देता है। अब लीवर रूल क्या है, लीवर रूल ये कहता है कि हमारे पास ये जो टाई लाइन के जो दो डिवीजन हुए इस कैपिटल एक्स ए की लाइन के द्वारा, जो लेंथ डिवाइड हुई है, इन लेंथ का रेशियो मोल्स इन लिक्विड फेज और वेपर फेज के प्रोपोर्शनल होता है, या उसके रेशियो बराबर होता है। तो AC बाय AB, AC मतलब इधर वाला पोर्शन, दिस लेंथ अपॉन AB मतलब ये वाली लेंथ, दिस रेशियो इज इक्वल टू टोटल मोल्स इन द लिक्विड फेज अपॉन टोटल मोल्स इन द वेपर फेज। बस ये लीवर रूल इतना सा है। इसका डेरिवेशन मैंने अगली 2 स्लाइड पे डाल रखा है, वो आप सिंपली घर पे चेक कर लेना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, नोट नहीं करना, ये मैं आपको पूरा भेज दूंगा एज इट इज, है ना, ये मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये आपको भेज दिया जाएगा। चलो एक बार ऐसे ट्राई करते हैं डायरेक्टली, शायद यहाँ पे थोड़ा बेहतर दिख जाए आपको। अच्छा ये ड्रॉ हो गया इस पे, ठीक है, जूम नहीं हो रहा है इसमें, ये हो गया, अब हो गया।
ठीक है, तो लीवर रूल सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे पास, अगर आप याद करें, ये वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो टाई लाइन है, जब ये पहली बार यहां पे ड्रॉ की गई थी बबल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग, उस टाइम इधर कोई लेंथ नहीं थी, सारी लेंथ टाई लाइन की इधर ही होती है, और उस टाइम पे सारा अमाउंट किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जरा सी एक ड्रॉप हमारी वेपर में गई होती, यानी कि इस कैपिटल एक्स ए की लाइन के राइट साइड का जो पोर्शन है टाई लाइन का, वो लिक्विड के अंदर पाए जाने वाले अमाउंट के प्रोपोर्शन में रहता है। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करते हैं, सब्सटेंस वेपर फेज में जाने लगता है, सॉल्यूशन वेपर फेज में जाने लगता है, वेपर फेज में जाता है तो ये वाली पोर्शन लेंथ बढ़ती है और ये वाली घटती है, और नीचे आएंगे तो टाई लाइन यहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आता जाएगा और ये पॉइंट थोड़ा इधर शिफ्ट होता जाएगा। लास्ट में जब ड्यू पॉइंट आता है तो हमारे पास इधर वाला लेंथ पूरी तरह से जीरो हो जाता है यहाँ पे, और सारा कुछ इधर ही आ जाता है। तो जैसे जैसे लिक्विड वेपर में जा रहा है, वैसे वैसे ये वाला पोर्शन ए बी लेंथ में बढ़ रहा है ना, ए बी वाला पोर्शन लेंथ में बढ़ रहा है और ए सी वाला घट रहा है। तो इनका जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इसी को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास में ए सी वाला पोर्शन है, यानी इधर वाला पोर्शन, वो हमारे मोल्स इन लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मोल्स इन लिक्विड। ए बी जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है टोटल मोल्स इन वेपर को, ठीक है, या इनका जो रेशियो है वो बेसिकली मोल्स इन लिक्विड अपॉन मोल्स इन वेपर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल मोल से मतलब ए और बी के मिलाकर के, तो ए और बी के जो मोल्स लिक्विड फेज में नीचे मौजूद है टोटल अपॉन ए और बी के मोल जो वेपर में जा चुके हैं, तो टोटल मोल्स इन लिक्विड अपॉन टोटल मोल्स इन वेपर इज ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। कभी भी भूल जाओ तो आपको इसी लॉजिक से ड्यू पॉइंट से या बबल पॉइंट से याद करना चाहिए कि बबल पॉइंट के टाइम पे हमारे पास इधर वाला पोर्शन ए बी नहीं था, और बबल पॉइंट के टाइम पे सारा पोर्शन इधर ही था। बबल पॉइंट पे आपको वैसे पता है कि केवल एक ही ड्रॉप बबल में गई, बाकी सब कुछ लिक्विड में, यानी जब लिक्विड में होता है सब कुछ तो ये कंटेंट, ये लेंथ बड़ी थी, जैसे जैसे वो वेपर में जाने लगा ये लेंथ छोटी होने लगी और ये बढ़ने लगी। जैसे जैसे पूरा वेपर में जाएगा तो इधर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और ये लेंथ पूरी अपनी मैक्सिमम पे आ जाएगी। तो यानी इधर वाला पोर्शन वेपर की क्वांटिटी को कहीं ना कहीं रिलेट करता है और इधर वाला लिक्विड के मोल्स को रिलेट करता है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट का डेरिवेशन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, मैं आपको अलग से भेज दूंगा, इसको करते हैं क्लोज। लीवर रूल इतना ही है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर लीवर रूल क्वेश्चन में दिख रहा है, पढ़ाया नहीं है, तो लीवर रूल एक्चुअली एडिशनल है, बट अब पढ़ लिया। चलिए शुरू करेंगे काइनेटिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस इतनी नहीं उसकी, कहीं नहीं है ना, एडिशनल मतलब एडिशनल ही सिर्फ। तो सब बच्चे अब इधर ध्यान देंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नेचर थोड़ा मैथमेटिकल प्लस ग्राफिकल टाइप का चलता है ये, और रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखेंगे तो इसमें फ्लो अच्छा रहता है। प्रैक्टिस छूटने पे चैप्टर थोड़ा थोड़ा वाइप आउट होता है दिमाग, मतलब लॉजिकल के अलावा थोड़ा सा ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स ये आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। साथ साथ लिखते जाएंगे तेज स्पीड से। केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ। अब जो बच्चे टाइपिंग में लगे हैं उनके साथ में बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर रटना ही पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with a branch of chemistry which deals with rates of reactions, and their mechanisms. A branch of chemistry which deals with rates of reactions and their mechanism is chemical kinetics.
ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी, ये सब चीजों को जहां पर हम पढ़ें समझें, और रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, कितने स्टेप में होती है, क्या क्या इंटरमीडिएट बनते हैं नहीं बनते हैं, वो सारा उसका मैकेनिज्म वाला पार्ट, तो रिएक्शन किस तरह से होती है और कितनी तेजी से होती है, ये स्टडी करने वाली ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स। यानी हमारा चैप्टर इन दो पोर्शन में कहीं ना कहीं डिवाइडेड रहेगा। मैकेनिज्म वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के, मोस्टली स्टार्टिंग का पोर्शन रेट्स पे चल रहा होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब स्पीड फास्ट रखना। तो काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले अपने को रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन में जाना होगा। रिएक्शंस कितने तरह की रहेंगी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस। दो बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारे पास में रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, तो ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट एक क्लासिफिकेशन जाएगा। एक आएगा ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, रिएक्शन की होने के तरीके पे। तो रिएक्शन रेट के आधार पे अगर अपन रिएक्शन को क्लासिफाई करें तो इसकी तीन वेराइटी रहती है। फास्ट और इंस्टेंटेनियस, फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस और मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, तो रेट के आधार पे तीन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 11th के कोई टॉपिक ऐसे ज्यादा काम में नहीं आने वाले। तो बहुत फास्ट होने वाली जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट इंस्टेंट पे रहती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। बहुत ही स्लो होने वाली स्लो रिएक्शंस, और मॉडरेट रिएक्शंस या मॉडरेट रेट रिएक्शंस बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इनके अंदर एग्जांपल अगर अपन लिखें, most of ionic reactions, most of ionic reactions, strong acid base न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। या प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन, AgNO3 के अंदर आपने KCl डाल दिया, AgCl का पीपीटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बनता है। या KCl के सॉल्यूशन में AgNO3 जैसे ही डाला उसी मोमेंट पे पीपीटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि भाई कोई डिले हुआ, उसी मोमेंट पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल ये आ गया। स्लो रिएक्शन के अंदर हमारे पास में एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये तो होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, ये चली जाती है हफ्तों में, महीनों में, कभी कभी सालों वाले केस बहुत स्लो रेट से। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है। मॉडरेट रिएक्शंस जो कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, कुछ मिनट्स में, वो मॉडरेट वाले आ जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आते हैं मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अपनी चीजें फास्ट फास्ट रखनी। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर दोनों तरह की वैरायटी होती है, बहुत स्लो वाले भी होते हैं, वेरी फास्ट वाले केस भी हैं। ठीक है, मॉडरेट टाइप भी हैं। हाँ, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट वेरी स्लो।
मॉडरेट वाले केस में रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल एक अलग थॉट आ गया पूरे। तो मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शंस और फास्ट रिएक्शंस। मैकेनिज्म के आधार पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल, एलिमेंट्री, या सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में हो जाती है उसको अपन सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं ना। तो इसमें डिफाइन करने जैसा कुछ बचा नहीं है, दिख ही रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई, देयर इज नो मैकेनिज्म इन फैक्ट। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि पहले ये बना फिर वो बना, अलग अलग तरह के स्टेप्स होते हैं। तो इसके अंदर एक तरह से इसको मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे, एक ही स्टेप में तो हो गया है। और दूसरा इधर की तरफ होता है हमारे पास में जो होती है वो कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट भी बोलते हैं इसको अपन। कॉम्प्लेक्स और कंपोजिट रिएक्शंस ये जो होती हैं ये मल्टीपल स्टेप में होती हैं। occur in multiple steps. Each step is elementary reaction. ये एलिमेंट्री स्टेप, हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो जाएगा। कोई रिएक्शन 3 स्टेप में हुई तो उसके अंदर हर एक स्टेप अपने आप में एक तरह की एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप बोल सकते हैं हम। ठीक है, 1-2 दिन लेने वाली कैटेगरी, ऐसा कुछ इतना कोई डीमार्केशन तुमसे नहीं पूछ रहा है कि कितने दिन वाले किस में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन मोस्टली घंटों के अंदर हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे में। 1-2 दिन वाले भी स्लो कैटेगरी की तरफ जाएंगे। अब वो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई डीमार्केशन नहीं है कि कहां पर जाकर 24 घंटे अगर 18 घंटे हो तो किधर आएगा, ये सवालों का कोई औचित्य नहीं है। ठीक, तो एक जनरल बहुत ही ब्रॉड सा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, बहुत फास्ट, स्लो और मॉडरेट। हम मेनली जो पढ़ते हैं वो ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, मॉडरेट वाला। तो जो काइनेटिक्स हमारी पढ़ने में रहेगी वो इनके लिए रहेगी, उनके लिए फिर कुछ अलग स्पेशल मेथड्स रहते हैं। एक्सट्रीमली स्लो और एक्सट्रीमली फास्ट वाले केस में अलग मेथड है, ये हमारे नॉर्मल डोमेन में आ जाता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड एक बार दिखा देते हैं, जो भी ये नहीं लिख पाए। चलिए ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस हो गया हमारे पास में, 2 बेसिस पे हम करते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप के। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम ROR भी बोल देते हैं, टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, ROR। ये क्लासिफिकेशन चलते रहेंगे थोड़ी देर। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है उसको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी बात चल रही है। तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एक तो क्लासिफिकेशन ये है। तो हम पहले बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो होगा वो होगा क्वांटिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। क्वालिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली कोई विजुअल लेवल पे विजुअल या विजुअल पैरामीटर को नोटिस करना
जैसे हमारे सामने कंटेनर में रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई कलर प्रॉपर्टी थी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कलर फेड होता जा रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो कलर कितनी तेजी से डिसअपियर हुआ हमने सिंपली ऐसे मॉनिटर किया, कोई ऐसे कोई स्टॉप वॉच वगैरह लेकर के या कोई प्रॉपर कैलकुलेशन मेजरमेंट करके ना करते हुए सिंपली एक विजुअल लेवल पे उसको देखा। इसके ऊपर हम सिंपल जो एडजेक्टिव टाइप का रिपोर्टिंग होता है कि हाँ बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है, स्लो या फास्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है विदाउट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स वो क्वालिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें हम लिखेंगे change in some visual parameter is observed, like change in color with time or effervescence etc. ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं पढ़ने का, सिंपली आपको रफ लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है विजुअल लेवल पे वो क्वालिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन जाएगी। क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्वांटिटीज देखते हैं कि कितने मोल्स या कितना मास या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, rate of reaction measured in terms of mass, moles, concentration or pressure. Rate of reaction measured in terms of mass, moles, concentration or pressure as they change with time. ये वाली रेट क्वांटिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बातें, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो सिंपली ऐसे देखा, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिंपल कलर कितनी तेजी से बदल रहा है, एफरवेसेंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्वालिटेटिव। अगर आप प्रॉपर क्वांटिफाई करके देख रहे हैं कितने मास कितना मोल्स प्रोड्यूस या कंज्यूम हो गए, रिएक्टेंट का कंज्यूम और प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो गया है, ये कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, तो उस केस में क्वांटिटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा खासा वेटेज, तो बढ़िया से इसको साथ साथ में पढ़ते रहना, एनसीईआरटी में से रीडिंग लगा लेना आज जा करके इस वाले पोर्शन की। क्लासिफिकेशन, वापस से आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, फर्दर क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ आरओआर, मतलब टाइप्स ऑफ आरओआर की क्लासिफिकेशन के बेसिस। अभी हम केवल क्वांटिटेटिव वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव के अंदर दो केसेस हैं या दो बेसिस हैं। क्वांटिटी कंज्यूम्ड की रिपोर्टिंग है, रेट की रिपोर्टिंग हमारे पास दो तरीके से कर सकते हैं अपन, या तो कोई एक्सटेंसिव वेरिएबल की टर्म्स में, तो नेचर ऑफ वेरिएबल के पर डिपेंड कर दे, तो ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी used for ROR. On basis of time duration involved.
ठीक है, अब ये समझा देता हूं मैं। हमने जो प्रॉपर्टी रेट ऑफ रिएक्शन के मॉनिटरिंग के लिए यूज की है उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए दो वेराइटी आएंगी, इंटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। आपको याद होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ सिस्टम टेकन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि डेंसिटी, पानी आप एक ग्लास पानी लें, एक ड्रम पानी लें, डेंसिटी सेम ही रहती है। प्रेशर, इस रूम में जो प्रेशर है वो क्वांटिटी ऑफ एयर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक बार सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होता है तो अगर मैं यहाँ पर इस रूम में एक इमेजिनरी इतना सा वॉल्यूम कंसीडर करूं तो उसमें जो प्रेशर होगा रूम में जो प्रेशर होगा सेम ही होगा। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है रेट ऑफ रिएक्शन की मॉनिटरिंग के लिए, उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए दो टाइप आ रहे हैं, एक्सटेंसिव ROR रेट ऑफ रिएक्शन, इंटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन में rate of reaction is measured in terms of extensive variables like moles or mass, consumed or produced in unit time। भाई रेट का मतलब ही होता है यूनिट टाइम के अंदर कोई घटना कितनी घटी। जैसे एक सेकंड में किसी रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंज्यूम हो गए, या एक सेकंड में किसी रिएक्टेंट में कितना मास कंज्यूम हो गया, और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक सेकंड में किसी प्रोडक्ट का कितना मास प्रोड्यूस हो गया, कितने मोल्स प्रोड्यूस हो गए। इस तरह की अगर आप रिपोर्टिंग करें जहां पे मोल्स या मास जैसे एक्सटेंसिव वेरिएबल का यूज किया गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर आपने वेरिएबल जैसे कि प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन लिए, वो इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में इंटेंसिव हो जाएगी। तो यहां वाले में फास्ट फास्ट लिख लेंगे, ROR is measured in terms of intensive variables like concentration, pressure, ROR is measured in terms of intensive variables like concentration, pressure, which decreases or increases in unit time। ठीक है, क्लियर है? हाँ, थ्योरी का पार्ट है काइनेटिक्स अंदर, स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा डिफाइनिंग वाला, तो आपको रिवीजन में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, जल्दी रिवाइज हो जाएगा घर पे जाके। इधर आते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सीधा सरल क्लियर है। इधर की तरफ देखते हैं तो हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा नहीं कह करके है कि फाइनाइट है, तो हम उस केस में जो रेट होती है एवरेज रेट होती है, जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है कि अपन ने 5 मिनट तक देखा कि कितनी दूरी कवर की बाइक ने, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स, या उसको अपन आवर्स में कन्वर्ट कर ले वही अलग बात है। तो अगर टाइम इंटरवल इन्वॉल्व सब्सटेंशियल है या फाइनाइट है तो एवरेज रेट, टाइम इंटरवल इन्वॉल्व टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। साथ साथ में लिखते जाएंगे ना फटाफट, क्योंकि अब अपन फिर ये पेज कंप्लीट होने वाला है, स्लाइड बदल देंगे। The time duration involved is finite। ठीक है, तो एक ऐसे सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, डेल्टा ऑफ पी, सपोज प्रेशर टर्म से बोल रहा हूं, और डेल्टा ऑफ पी। तो डेल्टा टी हमारे पास में टाइम इंटरवल और उतनी देर में डेल्टा पी प्रेशर का जो ड्रॉप आया, एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो एक सिंबॉलिक एग्जांपल टाइप लिए, ये नहीं कि ऐसा ही होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता था, मोल्स भी हो सकते थे, मास भी हो सकता था। ठीक है, कैसे लिख दो, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी एटसेट्रा, और इस तरफ जाएगा the time duration involved is tending to 0, that is delta t approaches 0, or use dt। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की रिपोर्टिंग कैसे आएगी, dp बाय dt और dn बाय dt एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आज मेजर है नहीं, डिफाइनिंग पार्ट चल रहा है। पीछे वाली स्लाइड पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, जो भी बच्चे कह रहे हैं साथ साथ में लिखा करें, क्योंकि वो आगे पीछे इसमें करने के अंदर ही हमारा टाइम जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिफाइनिंग हो गई, सीधा सीधा सरल एकदम। अब हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके ऊपर आएंगे। कितनी तरह की होती है तो मैंने देख ली, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर दो टाइप की क्लासिफिकेशन देख लिए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव या एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आने वाला है उसकी तरफ भी जाएंगे भी उससे। तो पहले अपन एक बार एक रिएक्शन को एक सिंबॉलिकली लिख लेते हैं और उसके अंदर चीजें देखते हैं कैसे जाती हैं। तो ये कोई सॉल्व होने वाला एग्जांपल नहीं है, ये समझने वाला एग्जांपल है, सिंपल। कंसिडर अ रिएक्शन, जैसे कि ए से बन रहा है बी, ये कोई रिएक्शन है। तो इसके अंदर हमारे पास में अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने कितने तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बीइंग रिएक्टेंट, वो रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है तो डिसअपियर होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे कैसे अपन लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते थे डेल्टा एन ए बाय डेल्टा टी। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी से आप लोग मुझे बताएंगे। अपन ने जो पीछे क्लासिफिकेशन दिए थे उस क्लासिफिकेशन के आधार पे पहले तो ये बताओ कि क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। हाँ वो डीएन था कार्तिक, डीएन बाय डीटी ना।
क्वांटिटेटिव ऑफ कोर्स है ना, हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि एवरेज एक इंस्टेंटेनियस है, वो भी आपको तुरंत दिख रहा होगा, एवरेज एक इंस्टेंटेनियस है। एवरेज जब तक हम डेल्टा सिंबल यूज कर रहे हैं एवरेज वाला केस, अगर dt dt ऐसा dn by dt लिखते तो वो इंस्टेंटेनियस। एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव रेट है कि इंटेंसिव है? इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा अटक जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक्सटेंसिव है। मोल्स, मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इस रूम के अंदर एयर के कितने मोल है वो डिपेंड करता है रूम के इस सिस्टम के साइज पे। अगर मैं इस रूम में से इतना सा पोर्शन कंसीडर करूं तो उसके अंदर जो मोल्स ऑफ एयर होंगे या मास ऑफ एयर होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मोल्स, मास, वॉल्यूम ये हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हैं, सिस्टम के साइज के साथ घटते बढ़ते हैं। लेकिन प्रेशर, टेम्परेचर वो चेंज होता है। तुम रूम के इतने से एयर लो, उसमें टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी सेम है, प्रेशर सेम है, ये इंटेंसिव वेरिएबल्स है। तो मोल एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो ये जो हमने अभी भी लिखा है वो हमारे पास में एवरेज एक्सटेंसिव रेट है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो अपन अब आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा क्वांटिटेटिव ही पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एक्सटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं। तो इसके बारे में सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं कर रहा, हमें एवरेज और एक्सटेंसिव। तो दिस इज एवरेज एक्सटेंसिव रेट, एवरेज और एक्सटेंसिव नेचर की है। और इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता था, डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ये अगर लिख देते तो ये क्या हो गया हमारे पास में? क्वांटिटेटिव तो है, डेफिनेटली क्वांटिटेटिव है वो। तो ये हमारे पास में एक्सटेंसिव है, सॉरी इंटेंसिव है, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो ये इंटेंसिव हो गया है, और बड़ा इंटरवल इन्वॉल्व है तो एवरेज नेचर का। सो दिस इज एवरेज, एवरेज क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है, और प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है वो कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इंटेंसिव नेचर की है, एवरेज इंटेंसिव रेट, ठीक है। अगर मैं एक और लिखूं, जैसे कि सपोज ये लोग गैसीय स्टेट में है, ठीक है, गैसीय स्टेट, गैस मान लो इसको, ये भी गैस ले लो, dPA by dt, इसका नामकरण करें dPA by dt। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एवरेज, उस तरह से नाम, जैसे यह नाम दिए, इसका नाम तो dPA by dt का मतलब क्या हो गया? प्रेशर अपन ने अभी बताया था इंटेंसिव, है ना, और इंटरवल इन्वॉल्व जो बहुत छोटा है तो ये इंस्टेंटेनियस नेचर की, तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिव रेट हो गई। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एक तरह की इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिव रेट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिव, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, आपके काम की मैं बता देता हूँ, दो चीजें हैं इंटेंसिव में, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इंटेंसिव में होते हैं, मोल्स और मास एक्सटेंसिव में होते हैं। मोल्स और मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, अमाउंट के साथ घट बढ़ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों इंटेंसिव वाला केस हो गया, यहाँ मैंने केवल मोल का लिखा है, मास वाला भी लिख सकते थे, वो हमारा एक्सटेंसिव हो जाता। डेल्टा इन्वॉल्व अगर दिख रहा है तो एवरेज नेचर के, और dt वगैरह इन्वॉल्व है तो इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस अलग अलग है। यहाँ पे मैं रेट ऑफ अपीयरेंस अगर लिखूं तो अपीयर कौन होगा रिएक्शन में? प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अब मैं कोई एक तरीके से लिख देता हूं ना, या लिख दूंगा सारे तरीके, बट ये नीचे नाम नहीं लिखूंगा, आपको अंडरस्टूड हो गया। तो जैसे मैं इसको लिख सकता था डेल्टा एन बी बाय डेल्टा टी और डी एन बी बाय डी टी और डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी और डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी या डी बी बाय डी टी
ठीक है, अब यहां पे एक चीज मेरे को आपको बतानी है साइन को लेकर के, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, इसके बारे में तो क्लियर है, कुछ नहीं है। डिसअपियरेंस ऑफ ए, एक कितनी तेजी से डिसअपियर हो रहा है, तो ए के कितने मोल्स कंज्यूम हुए अपॉन टाइम इन्वॉल्व, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एन ए है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज इस रिएक्शन में ए के 5 मोल हम लेके चले थे और 5 मिनट बाद हमने देखा कि इसका 4 मोल बचे हैं, तो कितने मोल कंज्यूम हो गए, 1 मोल कंज्यूम हो गया, ठीक है। कंज्यूम तो 1 मोल है, लेकिन अगर डेल्टा की डेफिनेशन से बोले तो मैं फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा, तो 1 मिनट के बाद फाइनली कितने मोल बचे इसके, 4, इनिशियली कितने थे 5, 4 - 5 -1 आएगा, और टाइम इंटरवल 5 मिनट, तो ये -1/5, यानी रेट हमारे पास में नेगेटिव में आ गया, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव, जबकि ऐसा है नहीं, वाकई में डिसअपियर हो रहा है। तो इसके साथ एक साइन हमें यहां लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन, यानी आप यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स केस में जो भी रेट की रिपोर्टिंग होगी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट पहले से नेगेटिव है और रेट सारी जो रिपोर्ट की जाती है वो पॉजिटिव रिपोर्ट की जाती है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे सब जगह माइनस साइन लगेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन ध्यान रखेंगे। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट्स पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट वैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी, डेल्टा एन भी पॉजिटिव होगा, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा भाई, प्रेशर और मोल्स डिपेंडेंट, ये कंटेनर के अंदर अगर बात करें, वॉल्यूम चेंजेस वगैरह नहीं अगर है, वॉल्यूम चेंजेस है तब तो फिर अलग तरह की बात है। ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव क्यों का फिर से बता दो, हर्षित तभी सुन लेंगे, बाकी बच्चे भी एक बार फिर से सुन लेंगे, माइनस क्यों लगाया। जितने भी रेट हम पढ़ते हैं, है ना, जितनी भी तरह की रेट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, आप आगे चल के देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एक अलग चीज हो जाती है इन दोनों से। कभी कभी ये सेम हो सकते हैं, मैच कर सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा जो आपको नोट नहीं करना होगा। तो 3 तरह के रेट मिलने पड़ेंगे, रिएक्टेंट्स डिसअपियर होते हैं, प्रोडक्ट्स अपीयर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, एक चीज ये भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी रेट्स पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं, पॉजिटिव नंबर में ही रिपोर्ट की जाती हैं। तो अगर मैंने बोला कि हमारे पास ए के इनिशियली मान लो 5 मोल थे, ठीक है, और रिएक्शन के 5 मिनट बाद इसके 4 मोल बचे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्स का चेंज बताओ डेल्टा ऑफ एन ए, तो चेंज आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 5, ये आ गया माइनस का 1, और टाइम इंटरवल कितना है 5 मिनट। तो अगर मैं ये माइनस साइन ना लगाऊं तो डेल्टा एन ए की वैल्यू तो आ रही है -1 अपॉन टाइम इंटरवल 5, -1/5 यानी -0.2 मोल पर मिनट। तो जब हमने डिसअपियरेंस बोल ही दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो उस केस के अंदर माइनस साइन क्यों बोलेंगे, वाकई में 0.2 मोल पर सेकंड की रेट से डिसअपियर हो रहा है, -0.2 मोल पर सेकंड की रेट से डिसअपियर थोड़ी हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास में रिएक्टेंट वाले केस के अंदर रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव जा रहा है, डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से एक साइन लगाना पड़ेगा। तुम्हारे रेट के एक्सप्रेशन में हम याद रखेंगे, रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में जो भी रेट लिखी रहती है उनमें माइनस साइन आगे लगता है ताकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाए। प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव कैसे आएगा, रिएक्टेंट जब खर्च होता है हमेशा, भाई रिएक्शन अगर तुम पीछे की बात करो, रिवर्सिबल रिएक्शन वगैरह की, उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास में रिएक्शन हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा इधर खर्च ही हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये बनने लगे तो ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए, फिर चेंज करना पड़ेगा हमारा कन्वेंशन, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा, बात तो वहीं आ जाएगी। जो भी रिएक्शन में कंज्यूम होता है वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो ए कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। अब अरुण जो तुम पूछ रहे हो बेटा, ये चीजें हैं तो अपन बाद में पूछेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से अपने गड़बड़ हो गए होंगे, क्वांटिटी के हिसाब से हम कंटेनर के अंदर चीजें कम ज्यादा नहीं करते हैं। एक कमरे के अंदर अगर मैं एक बात कर रहा हूं कि इस कमरे के अंदर मैं एक खाली बोतल ला के रख दूं, आप ऐसे इमेजिन करो, एक खाली बोतल मैंने ला के यहाँ रख दी, जो एयर रूम में वो उस एयर का एक हिस्सा उस खाली बोतल में आ गया, उसका ढक्कन बंद करो, बाहर जाके प्रेशर नाप लो, ठीक है। सेम कंडीशंस टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना।
तो उसमें जो मोल्स हैं वो प्रेशर वैसे ही लगा रहे हैं, तो मोल्स के हिसाब से वॉल्यूम भी तो कम हो गया, प्रेशर वही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये हो गई, रेट ऑफ अपीयरेंस ये हो गई। इस केस में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, अब सब बच्चे उधर एक बार टाइप करना बंद करके इधर बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक पॉइंट आने वाला, एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। इस रिएक्शन में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एक स्टूडेंट ने सोचा कि चलो मैं ए को ले लेता हूं मेरे रेट ऑफ रिएक्शन के मेजरमेंट के लिए, कि रिएक्शन अल्टीमेटली कितनी तेजी से प्रोसीड हो रही है वो इन्हीं में से किसी की तरफ रिपोर्ट करेंगे। तो उसने रिएक्टेंट को चूज किया, तो उसने देखा कि इसके 2 मोल पर मिनट में कंज्यूम हो रहे थे, सपोज किसी इंस्टेंट पे 2 मोल पर मिनट की रेट से ये चल रही थी, 2 मोल पर मिनट इससे कंज्यूम हो रहे थे। तो उसने बोला कि इस रिएक्शन रेट है 2 मोल पर मिनट, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1:1 की है, तो जितने मोल यहाँ से खर्च होते हैं उतने इधर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसके टर्म्स में भी रिपोर्ट करता है तो उसको रेट सेम मिलेगी, 2 मोल पर मिनट इधर से कंज्यूम है, तो उतनी देर में 1 मिनट में इसके 2 मोल बन भी गए, यही होगा, इसकी बनने की रेट भी वही होगी। तो जो खर्च हो रहा है वो सीधा सीधा आगे पहुंच रहा है, और 1:1 की स्टोइकियोमेट्री है। तो जब तक स्टोइकियोमेट्री सिमिलर है, कोएफिशिएंट्स बराबर चल रहे हैं, इनकी रेट्स हमारे पास में बराबर रहेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं। बट मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने, अब यहाँ पे लिखना नहीं फिलहाल, अपन आगे लिख लेंगे, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है। अब अगर रिपोर्टिंग के लिए रेट की रिपोर्टिंग के लिए 2 अलग अलग चीजें यूज की जाए, तो 2 मोल पर मिनट इधर से खर्च होता है, तो इसकी दुगनी तेजी से बनता है, क्योंकि 1 मोल खत्म होता है तो 2 मोल बन जाते हैं। तो ये तो खर्च हो रहा है 2 मोल पर मिनट की रेट से, ये बन रहा है 4 मोल पर मिनट की रेट से। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसको मानेंगे, इस वाली रेट को कि इस वाली रेट को? तो ऐसे केसेस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिफर कर जाती है, यानी इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन फिर अलग तरीके से कर दिया गया है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पैरामीटर के हिसाब से जा रहा हो, रेट ऑफ रिएक्शन सबका सेम आए, रिपोर्टिंग एक जैसी हो, तो वो क्या होता है वो अपन अब देखने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। तो अभी तुम्हारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन किसी की भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर ले सिंपली, वो अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की रेट्स के बराबर ही जा रखा है, बट वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगली स्लाइड पे आते हैं, आ जाए, ठीक। तो मैं एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करता हूं, कंसिडर अ रिएक्शन N1A प्लस N2B बनाता है N3C प्लस N4D। ये कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो इसके अंदर हमारे पास में इनकी कुछ क्वांटिटीज चल रही, मान लो ये सपोज A मोल्स था, ये कुछ B मोल्स था, ये पहले नहीं थे, तो T=0 की कहानी है। तो जब समय चालू हुआ, रिएक्शन चालू की गई, उस समय हमारे पास में ए और बी मौजूद थे, सी और डी नहीं थे, इसके ए मोल इसके बी मोल। अब आपको एक चीज याद है कि जो आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर या ऐसी स्टोइकियोमेट्री वाली केस में किया करते हैं, अभी मैं जो लिखूं उसको नोट मत करना। जैसे कई बच्चे लिखते हैं कि अगर इसमें से एक्स मोल गया, फिर स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं, N1 मोल के लिए N2 मोल खर्च होता है, तो 1 मोल के लिए N2/N1 खर्च होगा, तो x मोल के लिए N2/N1 टाइम्स x। ये तो हो गया एकदम नॉर्मल अप्रोच। लेकिन कई बच्चे इसको समझदारी दिखाते हुए लिख लेते हैं। कैसे लिखा करते थे वो ऐसे लिखते थे कि स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से लिख लेते हैं, मान लेंगे कि यहां से N1x खर्च हुआ है, तो नेचुरली इसमें से N2x खर्च हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरली N3x बन जाएगा, यहाँ पे N4x बन जाएगा। यानी हम स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से यहाँ पे चीजें ले लेते हैं, N1 मोल्स के लिए N2 मोल्स खर्च होता है, तो N1x के लिए N2x खर्च हो जाएगा, ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट रहता था अपने पास में, इसको अपन यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंबल थोड़े डिफरेंट यूज करेंगे यहाँ पे। एप्सिलॉन का सिंबल है, ऐसे बना लो, चलो
ये लिख लो, इसी टाइम t पर ऐसा हो गया। तो जो x था, x की जगह यहाँ पे एक सिंबल है जो पॉपुलर है, थोड़ा सा हमने लिख लिया। सिंबल से कोई डरने की जरूरत नहीं, सिंबल तो सिंबल है, बस कुछ भी यूज कर सकते थे, बट ये थोड़ा पॉपुलर है तो लिख लिया। एप्सिलॉन टाइप का सिंबल है वो यूज किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से n1 एप्सिलॉन खर्च हुआ तो यहाँ से n2 एप्सिलॉन खर्च होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये बन जाएगा। ये जो एप्सिलॉन है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। Here this term is एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मेजर है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा एप्सिलॉन, रिएक्शन उतनी आगे प्रोसीड करती जा रही है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मेजर है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन its stoichiometric coefficient। ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन, इसको लेके ज्यादा दिमाग खराब मत करना। इनफैक्ट इसको स्किप करके टाइप भी पढ़ा सकते हैं, इस लास्ट ईयर मैंने स्किप करके भी पढ़ा है, बट ठीक है, एक जानकारी के तौर पे मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसको लेके दिमाग के अंदर ये क्या सिंबल है, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ज्यादा हैवी नहीं लेके चलना है। सिंपल देख लो कि हाँ ठीक है। जैसे मैं ऐसे रिलेट करके आपको बताऊं, हमारे पास ए के कितने मोल्स खर्च हुए, इस वाले फॉर्मूले का यूज करूं तो ए के जो मोल्स खर्च हुए ये है ना, ए के मोल्स कितने कंज्यूम हुए, रिएक्टेंट ए के मोल्स n1 एप्सिलॉन खर्च हुए, तो मोल्स जो खर्च होंगे अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1। तो ये अब जो लिख रहा हूं वो नोट नहीं कर रहा ना, जैसे ए के रेस्पेक्ट पे लिखूंगा तो मोल्स कंज्यूम थे n1 एप्सिलॉन और उसका कोएफिशिएंट था n1, तो ये चला जाएगा। बी के रेस्पेक्ट लिखो, नेचुरल सी बात है, n2 एप्सिलॉन पर n2 एप्सिलॉन आ जाएगा। तो जो एप्सिलॉन है हमारे पास में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट इज सिंपली किसी भी रिएक्टेंट के कितने मोल्स खर्च होते हैं डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका अगर 1 मोल खर्च हो जाता है तो अपॉन n1 कर दिया तो वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें रेट को कैसे लिखते हैं देखते हैं। एक्सटेंसिव रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर लिखा मैंने तो वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वाले टर्म्स में माइनस डी एन ए बाय डी टी। ठीक, माइनस डी एन ए बाय डी टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स यूज किया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट अगर अपने पास में कोई वो एवरेज या इंस्टेंटेनियस ना बोला गया हो तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही होती है। तो हमारे पास एक्सटेंसिव रेट ऑफ रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं, और ए की डिसअपियरेंस की बात करें माइनस डी एन ए बाई डी टी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ n1 एप्सिलॉन। जो ए के मोल्स खर्च हुए थे वो कितने थे, n1 एप्सिलॉन थे। तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस n1 टाइम्स डी एप्सिलॉन बाय डी टी। ठीक है, तो माइनस डी एन ए बाई डी टी कैन बी रिटन लाइक दिस। ऐसे हमारे पास में दूसरों के लिए लिख सकते हैं अपन,
सिमिलरली, अब ये वाली लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सिमिलरली अपन डायरेक्ट लिखते जाएंगे, माइनस डी एन बी बाई डी टी कैन बी रिटन एज माइनस एन टू डी एप्सिलॉन बाई डी टी। डी एन सी बाई डी टी, ये प्रोडक्ट था तो उसमें प्लस का साइन नहीं आ रहा है, एन थ्री डी एप्सिलॉन बाई डी टी डी एन डी बाई डी टी एन फोर डी एप्सिलॉन बाई डी टी। इसको नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वाला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भले ही, बट रेट ऑफ रिएक्शन जो बना के लिखने वाले हैं ये सब उसी का पार्ट। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन की कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी होती है ना। तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैं बता रहा हूं आपको कि अभी ये वाला पार्ट अगर आपको ज्यादा रिलेट नहीं भी हो रहा है तो इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा वेट करें, अगली स्लाइड पे आने दें। जो बच्चे पीछे की स्लाइड की डिमांड करें वो एक बार रुक जाए। ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया वो बताओ बस। ये अगर नोट कर लिया तो अगली स्लाइड पे आते हैं एक बार। ठीक, तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन ROR is given in terms of extent of reaction. That is d epsilon by dt. ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में होती है। तो R रेट ऑफ रिएक्शन, अब जिनको एप्सिलॉन दुखी कर रहा है वो अभी खत्म हो गया यहाँ पे ना, ये सफर अभी एप्सिलॉन वाला खत्म हो गया है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन डी एप्सिलॉन बाई डी टी। पिछली स्लाइड पे आते हैं जरा। अगर आप यहाँ पे देखें डी एप्सिलॉन बाई डी टी को मैं कई तरीके से लिख सकता हूं। ये N1 वाला पार्ट इधर अगर लेके चला जाऊं, ठीक है, इस तरफ लेके चला जाऊं, तो हमारे पास में डी एप्सिलॉन बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/N1 की टर्म्स में आ जाएगी, 1/N1 DNA बाई डी टी। इधर की तरफ हमारे पास में 1/N2, ऐसे इधर 1/N3, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हमारे पास में ये आ जाता है, दिस कैन बी रिटन एज 1/N1 DNA बाई डी टी, रिएक्टेंट के लिए माइनस, या फिर माइनस 1/N2 DNB बाई डी टी, या फिर 1/N3 DNC बाई डी टी, 1/N4 DND बाई डी टी। ठीक है, तो पिछली स्लाइड आपने जो लिखी हुई आपके कंटिन्यूशन उसको आप नोट कर सकते हैं। एक बार इसको देखो जरा, सब बच्चे नोट कर ले फटाफट। साइन का एक बार देख लेते हैं क्या है। नहीं, ये यहां पर तो सही है अपना, इधर की साइड देख लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डीएनए बाई डी टी। ये जो अपन ने लिखा है यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास में यहाँ पर किस टर्म्स में आ गया है, मोल्स कंज्यूम्ड की बात कर रहे थे। एप्सिलॉन जो हमारे पास में था ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी N1 एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ये सॉरी यहाँ प्लस लिखेंगे है ना, जो आप अगर देखेंगे पीछे जो डिफाइन किया था अपन ने, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, तो रिएक्टेंट की मोल्स जो कंज्यूम हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी, कंज्यूम्ड जब बोल ही दिया गया है
तो एप्सिलॉन अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, यहाँ पे ये प्लस का साइन चल रहा है, ये ठीक है, इधर यहाँ पे प्लस आएगा, ये अपन ने गलत कर लिया। तो इधर इधर वाला पार्ट रिएक्टेंट में दोनों में प्लस चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसको प्लस कर लेना, ठीक है। तो एप्सिलॉन अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इधर वाला सारा पार्ट पॉजिटिव है, तो रेट पॉजिटिव में रिपोर्ट होनी चाहिए, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों का साइन पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ माइनस इसको नेगेटिव बना रहा था, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है। अब साइन सारा सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ए के जो मोल्स कंज्यूम हुए वो N1 एप्सिलॉन आ गए। ये छोटे ड्यूरेशन को मैंने जो बताया उधर वो एक बड़े ड्यूरेशन बता दिया। एक छोटे ड्यूरेशन अगर बात करते हैं कि टी से टी प्लस डी टी टाइम के अंदर हमारे पास में अगर रिएक्शन एप्सिलॉन आगे बढ़ी है तो ए के जो मोल्स कंज्यूम हो गए वो N1 एप्सिलॉन कंज्यूम हो गए, ऐसा, ठीक। तो छोटी ड्यूरेशन के हिसाब से पीछे जो समझाया था वो एक बड़े टाइम इंटरवल में बताया गया, एक्सटेंड छोटे बड़े कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे अपन डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, तो छोटे टाइम इंटरवल में जो कंज्यूम हुआ वो एप्सिलॉन अमाउंट है, N1 एप्सिलॉन कंज्यूम हुआ है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है, अब सब बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे, ये चीज हमारी मेन रेट ऑफ रिएक्शन होगी, इसको अपन बॉक्स में बंद कर लेंगे। और ये आज की हमारी कमाई है, आज के लेक्चर की जो कमाई है वो ये है। अब आपको ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन इधर गायब कर दो भले। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दीज मेनी वेज। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या बी के रेस्पेक्ट में, तो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे डिवीजन में आएंगे। तो मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन होता है, प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो प्लस ही साइन होता है। तो ये माइनस साइन का आपको ध्यान है कि रिएक्टेंट्स को यूज कर रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा। दूसरी चीज, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए आपने जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिया है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो ए का कोएफिशिएंट N1 था, बी का कोएफिशिएंट N2 था, सी का N3 एंड सो ऑन। तो अब ये हमारे पास में सब में सेम आ जाएगा। जो वो इश्यू आ रहा था ना अपना, मैंने आपको बताया था कि अगर ए मोल्स, ए का 1 मोल बी के 2 मोल देता है, तो अगर मैं इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस 2 मोल पर मिनट देख रहा हूं तो इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस 4 मोल पर मिनट हो रही। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली डिसअपियरेंस या अपीयरेंस की रेट को नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दूंगी, इसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस थी 2 मोल पर मिनट और इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 से डिवाइड किया, ये उससे दुगनी रेट से बनता है, तो इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस है 4 मोल पर मिनट, कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों सेम चीज हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसिस्टेंट है, एक जैसी है, उसके लिए हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया है कि इंडिविजुअल रेट्स ऑफ डिसअपियरेंसेस और अपीयरेंसेस शुड बी डिवाइडेड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन। ठीक है, इतनी सी बात है। N1 ऊपर था, N1 नीचे कैसे होगा बेटा? पीछे वाली स्लाइड देखो, इधर की तरफ लेके जाए तो नीचे होगा ना। N1 इस तरफ था, इसको उधर लेके लेफ्ट में, ये इस वाले को देख लो, N2 को इधर लेके जाएंगे तो d बाई डी टी इज 1 बाई N2 dNB बाई dt, तो उसको उधर की तरफ लेके गए तो dFn बाई dt या रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक्सप्रेशन अपन ध्यान रखें। नीचे वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए था, इसको हटा रहा हूं। तो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट, ये ध्यान रखें। Keep in mind the negative sign for reactants, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करने पे रेट ऑफ रिएक्शन मिलती है। तो ROR is obtained by dividing, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी की वजह से भी और इन जनरल अपन आगे भी ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज obtained by dividing rate of disappearance ROD or rate of appearances with corresponding stoichiometric
थोड़ी जगह कम है, शॉर्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो माइनस का साइन फॉर रिएक्टेंट्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड। इसका पीडीएफ मैं आपको आज ही दे दूंगा, आज क्लास हुई, आज क्लास दे देंगे। अब आपको क्या क्या चीजें कर लेनी है, क्लास को अपन यही रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन आपके साथ शेयर कर देंगे पीडीएफ इसका बना करके। आप लोग एनसीईआरटी में से इस वाले पार्ट की रीडिंग लगाओ और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड पार्ट जो दिखता है, यानी आप ये पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बेसिक सारा ये पार्ट दिखेगा, उसमें एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट वाला पार्ट दिखेगा, उसके ग्राफ वगैरह दिखेंगे जो अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, वो आप देख लेना, पढ़ लेना। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है वो एनसीईआरटी का उतना कंटेंट पढ़ लेना। पिछली क्लास में कुछ पार्ट पढ़ना था, आपने बताना था, एडिशनल था वो अपन ने बताया, इस वजह से थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, चलिए स्लाइड देखनी है आपको, एक सेकंड। थर्ड स्लाइड जिनको देखनी है देख लो। थर्ड स्लाइड मतलब ये आ गई। ठीक है मिस्टर एक्स, तुम जा सकते हो बेटा, क्लास ओवर हो चुकी। ठीक है, तो बाकी जिनको देखना है वो देख लिए। फोर्थ स्लाइड ये रही, ये मैं अभी का भी भेजने वाला हूँ 15 मिनट के अंदर, इसमें देख के कुछ अलग नहीं होने वाला है। अभी इसका हाथ के हाथ पीडीएफ बना दूंगा, भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसको क्लोज कर रहे हैं अभी। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।